नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की इस क्लास में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्लास में केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और दूसरे क्लास में अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे और तीसरे क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मतलब डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ को हम लोग 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ 45 है, दूसरे ऑप्शन में 36 है और तीसरा ऑप्शन 9 है और चौथा ऑप्शन क्या है 27। हमें बताना है 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम बताना है। किसका एलसीएम बताना है? 9, 12, 18 का एलसीएम बताना है। तो चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका किसका एलसीएम निकालना है? 9 का और 12 का और 18 का। इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से 9 तो कैंसिल होगा नहीं, 9 को हम लिख लेंगे। 12 जो है ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा और 18 9 बार में। 2 से कैंसिल करेंगे, 9 कैंसिल होगा नहीं, 6 को हम 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 9 को लिख लेंगे। अब हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 9 3 बार में और 3 एकम 3 और ये भी 3 बार में। तो देखिए अब यहाँ पर 3 से 3 एक बार में और 1 को लिख लेंगे और 3 एकम 3। मतलब यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 2 गुणे में 2 और गुणे में 3 और गुणे में 3, तो 2 दूनी 4, 3 12 और 12 3 36। यानी जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त जो आएगा वो कितना आएगा? 36। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बा। इसमें ऑप्शन नंबर जो है बा, और बा में क्या दिया गया है? 36। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर 36 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 9.5 का स्क्वायर का मान है 90.25 है या 89.25 है या 91.25 है या 92.25 है। मतलब 9.5 का स्क्वायर बताना है, 9.5 की पावर 2 ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9.5 का स्क्वायर जो है इस, तो हम इसको 2 बार गुणा करा लेंगे। 9.5 और 9.5 का गुणा करा लेना है और इसका जब गुणा कराएंगे तो ये गुणा 90.25 आएगा। क्या आ जाएगा? 90.25। यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला यानी ऑप्शन नंबर आ में क्या दिया गया है? 90.25। तो 9.5 और 9.5 का गुणा कितना आ जाएगा? 90.25। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और तीसरी संख्या से न विभाज्य हो। मतलब अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से विभाज्य हो और एक से विभाज्य हो, उसके अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है 8, 2 और 4। तो तीनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 8 जो है 1 से तो विभाज्य ही है, 1 से 8 बार में, और 8 एकम 8, लेकिन ये 2 से भी तो विभाज्य है। 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि 2 से
और अगला जो ऑप्शन है 11, 2 और 3, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए 11 जो है ये केवल केवल 11 एकम 11 ही होगा, यानी एक इसका एक से विभाज्य हो जाएगी 11 बार में और 11 से विभाज्य हो जाएगी एक बार में। 2 तो अभाज्य संख्या है ही, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं सबसे कौन सी होंगी? सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है और 7 के बाद 11, 13 और 17 और 19 और 23 और 29, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। ये केवल या तो स्वयं से विभाज्य होंगी या तो 1 से, उसके अलावा किसी और भी संख्या से विभाज्य नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ये है, देखिए इसमें 11 भी है, 2 भी है और 3 भी है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो दूसरा है यानी ब जो है ये सही आंसर हो जाएगा। जो स में दिया गया है तीसरा ऑप्शन, 3 तो अभाज्य संख्या है, 7 है लेकिन 9 नहीं है। इसमें 7 अभाज्य संख्या है, 5 है लेकिन 6 नहीं है। तो अभाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो यानी कैंसिल ना हो, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है -3/4 और -4/3, दूसरा ऑप्शन है 3/4 और -4/3, तीसरा ऑप्शन है -3/4 और 4/3 और चौथा ऑप्शन है 3/4 और 4/3। तो हमें बताना है योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या का क्या हो? विलोम हो, यानी उसका उल्टा हो, उसको जोड़ने से आंसर कितना आ जाए? 0। तो जैसे -3/4 है, अगर इसका का योगात्मक प्रतिलोम हम निकालेंगे तो इसमें दो क्वेश्चन है, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक दोनों निकालना है। तो पहले हम योगात्मक ही तो निकालेंगे। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि 0 हो जाए? -3/4 में क्या जोड़ दिया जाए कि 0 आ जाए? वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो अगर -3/4 में हम +3/4 को जोड़ देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। -3/4 में अगर हम प्लस में 3/4 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा और वही हो जाएगा इस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। तो इन चारों ऑप्शन में पहले 3/4 कहीं पे है, ये तो माइनस में है, ये तो होगा नहीं और ना ही ये होगा। केवल इन्हीं दोनों ऑप्शन में 3/4 आ रहा है। तो अब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। -3/4 का क्या निकालेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसमें किससे गुणा कर दें, किस संख्या से, किस परिमेय संख्या से कि आंसर हमारा 1 आ जाए। तो देखिए अगर हम -3/4 में -4/3 से गुणा करा दें तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर हमारा 1 आ जाएगा। किससे गुणा करने पर? -4/3 से। तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4/3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 3/4 और दूसरा क्या होगा? -4/3। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। देखिए 3/4 और
4/3। तो इसमें जो बा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये सही हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसी संख्या का क्या कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है। क्या कर देना है? उसी संख्या का व्युत्क्रम कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 3/4 का व्युत्क्रम कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया 4/3, लेकिन माइनस भी रहेगा। आंसर हमें 1 लाना है, ना कि -1। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? तो रेखीय समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें चर राशि पर घात 1 होता है, उसमें उस समीकरण को क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण। यानी पावर कितना होना चाहिए? 1। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो x है, x पे कुछ पावर लगा तो है नहीं, इसका मतलब इस पे पावर 1 होगा। तो ये हमारा रेखीय समीकरण है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इस पे जो घात है वो 1 ही तो होगा। इसका मतलब ये भी रेखीय समीकरण है। क्वेश्चन में हमें ये बताना है कौन सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2x की पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पावर 2 आ गया है, तो ये हमारा रेखीय समीकरण नहीं है। और यहाँ भी x है, मतलब ये रेखीय समीकरण है और ये रेखीय समीकरण है और ये रेखीय समीकरण है। हमें बताना है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो तीसरा है, जो ऑप्शन नंबर सा है, ये हमारा रेखीय समीकरण नहीं है। पावर 2 आ गया है यहाँ और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी आंसर इसका हो जाएगा सा, ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है x² - 1 और बटे में x+1 का होल स्क्वायर का सरलतम रूप है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है x² - 1 और बटे में x+1 का होल स्क्वायर, तो हमें क्या करना है? देखिए ये जो x² - 1 है, तो 1 पे पावर 2 कर सकते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? a² - b²। इसका फार्मूला होता है a+b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x+1 और होता है इंटू a-b। क्या होता है? a-b, तो ये हो जाएगा x-1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x+1 और क्या लिखेंगे? x-1 और बटे में क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार भी तो लिख सकते हैं ऐसे, x+1 और x+1। तो x+1 और x+1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? x-1 बटे में x+1 बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन आ। यानी ऑप्शन जो 1 है, 1 नंबर पे x-1 और प्लस में बटे में x+1, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1-8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? अगर इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना होगा? पहला ऑप्शन है 8x², दूसरा 1 और तीसरा 16x² और चौथा x²। तो अगर इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, जो इसमें तो इसमें x का जो गुणांक है, किसका गुणांक? x का जो गुणांक है, तो यहाँ पर
1 माइनस 8x है, यानी 1 माइनस 8x है। तो इसमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। तो इसको अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, हम इस वाले पद को क्या करना है, इस वाले पद का आधा कर देना है और उसका वर्ग कर देना है। अगर इस तरीके से भी समझ में ना आए तो देखिए, जो एक है, एक को हम मान लेते हैं क्या है, एक हमारा ये हो जाएगा ए। तो अगर यहाँ ए स्क्वायर कर दें, यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का मतलब यहाँ 2a भी होना चाहिए। 2a, ए का मतलब एक, ए का मान क्या ले लिया गया, ए का मान एक ले लिया गया है। और यहाँ माइनस है तो ये वाला फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। और ये होता है किसका फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 2a हो गया, तो 8 कैसे आएगा, 8 कैसे आएगा, यहाँ पर 8 तभी आएगा जब हम b का मान 4x रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें b स्क्वायर करना है तो b का मान 4x लिया गया, मतलब 4x का स्क्वायर करेंगे और 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा। अब यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन केवल हमें ये बताना था कि अगर 1 माइनस यानी 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना होगा, तो इसमें 16x स्क्वायर जोड़ना होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4xy का लघुत्तम समापवर्त क्या है, यानी लघुत्तम समापवर्त है। पहला ऑप्शन है 4xy और दूसरा ऑप्शन है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और तीसरा ऑप्शन है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 6xy। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुणे एक्स स्क्वायर और गुणे वाई स्क्वायर, और हम 4xy को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे x और गुणे में y। हमें एलसीएम ही तो निकालना है, तो एलसीएम में जैसे जो उभयनिष्ठ है उसको भी लेना है और जो नहीं है उसको भी, और बड़ी घात को लेना है। तो यहाँ 2 गुणे 2 लेना है, 2 गुणे में 2 और गुणे में लेना है 3। x की पावर यहाँ 1 है और x की पावर यहाँ 2 है, तो हमें लेना है x की पावर 2। y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो हमें लेना है y की पावर 2। अब 2 दूनी 4, 4 तिहाई आ जाएगा कितना, 12, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 को पहले सॉल्व कर दिया गया है और अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 24 तथा 36 का मासापा क्या होगा, यानी मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। थोड़ा चेंज हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 को पहले सॉल्व कर दिया गया है और अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे HCF ज्ञात करना है, यानी HCF बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। तो उसके लिए हम चलिए इसको भाग करा के निकाल लेते हैं। 24 से भाग कर लेंगे 36 में, 24 से कम हो जाएगा 24, यहाँ पे बचेगा 12
अब हम 12 से भाग करा लेंगे 24 में, तो 12 दूना 24। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा हम इसी तरीके से करते रहेंगे। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 कब आया है? जब 12 से भाग किया गया है, यानी इसका जो मासा होगा, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक जो होगा वो कितना होगा? 12 होगा। हमारा आंसर पहला, यानी पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आंसर 12 ही तो आया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। और मासा जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भाग करके बताया गया था, लेकिन इसको हम गुणनखंड करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या? एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, और क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। इसको तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। तो मासा जो है, एचसीएफ जो है, सबसे न्यूनतम घात को लेते हैं, न्यूनतम घात को लेते हैं। मासा में क्या लेते हैं? लासा में क्या करते हैं? हम अधिकतम घात को लेते हैं। और मासा में क्या करते हैं? न्यूनतम घात को लेते हैं। और मासा में एक चीज और ध्यान रखना होता है कि जो सभी पदों में उभयनिष्ठ होगा, यानी जो कॉमन होगा उसी को लेना है। और लासा में यानी एलसीएम में ऐसा नहीं होता है, जो कॉमन है उसको भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। हमें यहाँ मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जो उभयनिष्ठ होगा और सबसे कम घात वाला होगा उसे ही लेना है। तो x की पावर 3 यहाँ है, यहाँ 2 है और यहाँ 4। तो सबसे कम घात कहाँ है? यहाँ है। y की पावर 2 है, y की पावर 3 है और y की पावर 4। सबसे कम घात कहाँ है? यहाँ है। तो हमें लेना है एक्स स्क्वायर और क्या लेना है? वाई स्क्वायर। यही तो हमारा मासा हो जाएगा और ऑप्शन इसमें ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आ नंबर जो है ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु इसको लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है √3/4 और गुणे में भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, या तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3/4 है और भुजा, यहाँ भुजा की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और समझिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 10 है तो ये दोनों भी 10 होंगे। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, और यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर कर देना है। तो भुजा यहाँ 10 दिया गया है, 10 का स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे √3/4 है और यहाँ पर आ जाएगा 100। 10 का स्क्वायर मतलब 100। 100 को हम 4 से 25 बार में कैंसिल कर लेंगे। तो इसको हम 25 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 25 और √3। और क्या लिख सकते हैं? वर्ग सेमी। वर्ग सेंटीमीटर इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ग सेंटीमीटर लिखना है, इसका मात्रक। और ये ऑप्शन में कहाँ है? तो ऑप्शन में यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर
दूसरा यानी ऑप्शन नंबर बा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल होगा 22 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर, 49 मीटर स्क्वायर या 44 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मैदान का क्षेत्रफल बताना है। मैदान का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल। और मैदान कैसा है? मैदान वृत्ताकार है, और वृत्ताकार मैदान है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान दिया गया है, त्रिज्या कितनी दी गई है? 7। क्या लगा है? स्क्वायर। तो चाहो तो यहाँ स्क्वायर लगा लो या इसको 2 बार लिख लो, बात वही है। या तो हम 7 का स्क्वायर कर लेंगे या 7 को 2 बार गुणा करा लेंगे। एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 सत्ते क्या होता है? 154 होता है। 154 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, मात्रक इसका क्षेत्रफल का। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। हमें यहाँ पर 2 का स्थानीय मान बताना है। किसका? 33.328 में हमें 2 का स्थानीय मान बताना है। किसका स्थानीय मान? 2 का। तो स्थानीय मान तो जहां तक है सबको आता होगा, और स्थानीय मान लो ऐसे हमें निकालना है। किसका? 33.328 का। तो दशमलव के यहाँ पे दशमलव लगा है, इसका ध्यान रखना है। दशमलव का जो स्थानीय मान होता है थोड़ा सा चेंज होता है। तो दशमलव के जो बाईं तरफ है, दशमलव के बाईं तरफ इसका जो स्थानीय मान है, हम वैसे सिंपल तरीके से निकालते हैं कि ये इकाई के स्थान पे है, तो इसमें 1 से गुणा करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसका स्थानीय मान आ जाएगा 3 और इसका स्थानीय मान आ जाएगा 30। मतलब इस तरीके से तो हमें पता है, लेकिन ये दशमलव में है। दशमलव में है तो दशमलव के बाईं तरफ हम इसी तरीके से सिंपल जैसे निकालते हैं ऐसे निकालेंगे। मतलब ये इकाई पे है तो 3 हो जाएगा, दहाई पे है 30 हो जाएगा, सैकड़ा पे होता है 300, मतलब इस तरीके से। लेकिन दशमलव के दाईं तरफ, मतलब दशमलव के दाहिने साइड में हमें ऐसा नहीं करना है। बाएं साइड में तो हमें गुणा कराना है कि 3 गुणे 1 बराबर 3 ऐसे, और 3 गुणे 10 बराबर 30 ऐसे ही तो करते हैं, और 3 गुणे 100 बराबर 300 ऐसे निकालते दशमलव के बाईं तरफ। लेकिन हमें ये जो 2 लिखा है ये दशमलव के दाईं तरफ है, और दाईं तरफ है तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें देखिए दशमलव के बाद हम पढ़ेंगे दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, इस तरीके से। तो ये देखिए ये 10वां है और ये 100वां है, यानी 2 में हमें गुणा करना है 1/100 से। तो ये आ जाएगा 2/100। तो 2/100 तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, तो हम 100 से भाग करा देंगे। 100 से जब 2 में भाग कराएंगे, ऐसे 100 से भाग कराएंगे 2 में, दशमलव लगाएंगे 0, भाग नहीं हो पाएगा। एक 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा, ये 2 बार में कट गया। यानी आंसर हमारा कितना आ गया? 0.02। 2/100 ऑप्शन में है नहीं तो हम इसको भाग करा लेंगे, तो 0.02। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। कैसे? दशमलव से कोई भी संख्या नहीं थी तो यहाँ 0 लिखा गया है,
यानी 0.02। आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी दा वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 16 तो x का मान होगा 2, 3, 8 या 4। तो x का मान यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि हमारा आंसर 16 आ जाए। तो 16 तभी आएगा जब 2 की पावर 4 होगा, यानी 2 का गुणा हम 4 बार कराएंगे ऐसे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तभी तो 16 आएगा। तो 4 कब आ सकता है? जब यहाँ पर हम 3 रख दें, 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी x का मान अगर हम 3 रख दें तो 4 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और हमें x का मान ही तो बताना है, तो x का मान अगर हम 3 रख दें तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा, बराबर में 16 ही तो है, यानी ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है x-7 और x-9 का गुणनफल है। चलिए इसका हम गुणा करा लेते हैं। x-7 और किसका गुणा करा लेते हैं? x-9 का। एक बार गुणा x का x में होगा तो x की पावर 2 आ जाएगा। एक बार गुणा x का 9 में होगा तो ये माइनस में आ जाएगा 9x। और एक बार 7 का गुणा x में होगा तो माइनस में क्या आ जाएगा? 7x। और फिर 7 का गुणा 9 में होगा तो 9 सते आ जाएगा 63। लेकिन दोनों माइनस में है, -7 और -9, तो ये प्लस में आ जाएगा 63। ये दोनों सजातीय पद हैं, तो x² -9 और -7 ये हो जाएगा -16 और प्लस में 63। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। यहाँ पे ऊंचाई और आधार की केवल बात हो रही है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज था। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग है। समबाहु त्रिभुज में अभी क्या बताया गया था कि √3 और बटे में 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये कितना दिया गया है? 48 दिया गया है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 और गुणे में 1/2 है। क्या है ये? 1/2। 1/2 गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई होगा, ऊंचाई, और बराबर में दिया गया है 48। 2 का गुणा हो जाएगा 48 में, और आधार हमें दिया गया है, आधार हमें दिया गया है, नहीं, आधार हमें निकालना है, और ऊंचाई दी गई है 8। और इस 2 का 48 में गुणा हो गया तो ये कितना हो गया? 96। 96 को हम 8 से कैंसिल कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। यानी हमारा जो आधार है वो आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। और अगर हमें परिमाप निकालना है तो भुजा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? भुजा। जैसे यहां दिया गया है
समबाहु क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये दिया गया है 400 और रूट में 3 है। तो इसका फार्मूला तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि होता है √3 और बटे में 4 और गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर में क्या है, 400 और रूट में 3। √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा और 4 का गुणा 400 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर कितना आ जाएगा, भुजा स्क्वायर आ जाएगा 4 चौके 1600। जब यहाँ भुजा से स्क्वायर हटाएंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी 1600 का वर्गमूल निकालेंगे, जैसे ही स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा, तो 1600 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 1600 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। और जब 40 आ जाएगा तो हमें परिमाप निकालना है, और समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये जो होता है ये 3 गुणे भुजा होता है। तो 3 गुणे भुजा आ गया है 40, यानी आ जाएगा आंसर 120 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर। हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में x अंश का मान कितना होगा। निम्नलिखित में x अंश का मान कितना होगा। चलिए इसको चित्र में समझते हैं। यहाँ पे x अंश है और यहाँ 51 अंश है और यहाँ 107 अंश। हमें x अंश का मान बताना है। तो अगर हम देखें तो ये वाली जो लाइन है इस पे जो कोण बन रहा है पूरा कोण 180 अंश का तो बनेगा। तो 180 अंश होना चाहिए इसको और इसको मिला के, यानी 107 और ये वाला कोण मिलके कितना बनाना चाहिए, इन दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180। तो जब ये वाला कोण 107 है तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, 73 अंश का होगा। तभी तो इन दोनों को मिला के 180 होगा। ये सीधी लाइन की बात हो रही है, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। तो 107 ये है तो 73 ये होगा, तभी तो 180 होगा। अब आ जाइए त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज जो है इसका नाम रख लेते हैं ए और बी और सी। तो हमारा जो त्रिभुज एबीसी है इसमें कोण बी और कोण सी तो हमें पता है, लेकिन कोण ए यानी एक्स का मान नहीं पता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर हमें x अंश को माइनस करना है और निकालना है, यानी कोण A और कोण B और कोण C बराबर कितना होना चाहिए, इन तीनों का योग 180 अंश होना चाहिए। अब त्रिभुज के अंदर आ जाइए, वो हो गया इसका काम जो बाहर दिया गया था। तो कोण A का मान x अंश है, कोण B का मान 73 है और कोण C नहीं, चलिए उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ 51 कर लेते हैं बराबर में 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और 7 5 हो जाएगा 12, 124 आ जाएगा। तो x अंश और प्लस में 124 लिख लेंगे बराबर में 180। जब 124 को हम पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 124 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी 56 अंश आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया है 56 अंश। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जिसका परिमाप 3 मीटर हो। ध्यान दीजिए 3 मीटर लिखा है, कितना लिखा है,
ये 3 मीटर लिखा हुआ है। हमें क्या बताना है? परिमाप नहीं, परिमाप दिया है, हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समबाहु, समबाहु लिखा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये होता है, ये दिया है, चलिए इसको लिख लेते हैं। 3 दिया गया है और ये 3 मीटर है, ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं सेंटीमीटर भी लिखा है। तो इसका जो फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा होता है, और ये बराबर में 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो भुजा का मान आ गया 1 आ गया। यानी भुजा कितनी है? 1 मीटर है। मीटर ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर भी दिया है। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। इसका फार्मूला होता है √3/4 और गुणे में भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और बटे में भुजा स्क्वायर, ये यहाँ एक ही तो आएगा, मतलब वो √3/4 ही रहेगा। और हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में मीटर दिया गया था। ऑप्शन में तो है ये √3/4, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये वाला है हमारा आंसर सही होगा, √3/4 मीटर स्क्वायर, ये सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 3/-4, ये जो लिखा है तो इसको हम लिख लेते हैं -3/4 कर लेते हैं। और यहाँ पर माइनस में क्या है? अब देखिए -5/-4 है, दोनों का माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ का मान कितना है? तो जब इसका माइनस कट गया तो ये वाला तो माइनस बचा 5/4। इसी को सॉल्व कर लेना। क्या करना है? सॉल्व करना है। हर समान है तो एलसीएम लेना नहीं है, हमें लिखना है 4, और यहाँ पर लिखना है -3 और लिखना है -5। -3 और -5 ये हो जाएगा -8 हो जाएगा बटे में 4। 4 से 8 को 2 बार में कैंसिल करेंगे तो -2 ही तो आंसर आएगा, -2 ही तो आएगा आंसर। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला सही होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन जो द है, ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और दूसरे क्लास में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और तीसरे क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी 3 क्लास में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ को हम खत्म कर देंगे।